Assalamu alaikum students. Welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Bano. Today we are studying the chapter 21 cell cycle, and today's lecture is third lecture of this chapter. The contents or topics of this lecture are significance of mitosis, cancer, tumor, types of tumor, metastasis, causes of cancer, treatment of cancer, prevention of cancer, and in the last there are some conclusions about cancer. So the first topic is importance of mitosis. माइटोसिस आपने लास्ट वाला लेक्चर हमारा माइटोसिस के बारे में था. माइटोसिस इज़ द type of cell division in which a cell divides into two daughter cells and each daughter cell carries same number of chromosomes as is in the parent cell. कि ये इस तरह की सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है और उससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल के बराबर होता है. अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज़ दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस. कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या वैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो वो सारी किस वजह से होती है? माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू. या प्लांट्स में जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं कि हम कटिंग्स लगा देते हैं प्लांट्स के, या कुछ प्लांट का पार्ट जो है वो हमने लगा दिया और उससे ग्रो करके पूरा प्लांट बन जाता है, तो ये किस वजह से होता है? माइटोसिस के प्रोसेस की वजह से. सेकेंड इज़ हेरिडिटी मटेरियल इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डॉटर सेल्स बाय माइटोसिस. कि माइटोसिस के प्रोसेस में जितना हेरिडिटी मटेरियल आर द जीन्स which are located on the chromosomes and they are in the form of special sequence of nucleotides in DNA. कि जीन्स क्या होते हैं? DNA के ऊपर स्पेशल सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का और ये लोकेट कहाँ करते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर. क्रोमोसोम किस चीज़ से बना होता है? DNA से और प्रोटीन से. तो अब ये जो जीन्स हैं ये क्या बनाते हैं? हेरिडिटी मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल. तो जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं डॉटर सेल्स में उतने जाते हैं. तो माइटोसिस के प्रोसेस में पूरे के पूरा हेरिडिटी मटेरियल जो पेरेंट सेल में है वो डॉटर सेल्स में पास होता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज रीजनरेशन एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स टेक्स प्लेस ड्यू टू माइटोसिस. क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बाज़ दफ़ा कुछ बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो कट ऑफ कर जाते हैं या वुंड्स बन जाते हैं या फ्रैक्चर हो गया या प्लांट्स की बॉडी में ब्रांचेस कट हो गई या लीव्स कट कर गए तो उसकी जगह पे नए पार्ट्स ग्रो करते हैं. या जैसे आप लोगों ने लिजर्ड को देखा होगा कि उसकी अगर टेल जो है वो कट कर जाती है तो वो नई ग्रो कर जाती है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन. रीजनरेशन मीन्स जनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो री का मतलब होता है दोबारा से, यानी पहले से थे ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन किसी वजह से लॉस्ट हो गए और दोबारा से जनरेट हुए. तो रीजनरेशन जो है वो किस वजह से होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में? माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू. इसके अलावा कोई वुंड्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो कट लगते रहते हैं, कोई ज़ख़म हुआ प्लांट्स में या एनिमल की बॉडी में, तो वहाँ पे कुछ अरसे बाद हीलिंग हो जाती है और नॉर्मल टिश्यूज़ उस वुंड को जो है वो हील अप कर देते हैं. तो ये भी माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है. नेक्स्ट है ओल्डर एंड डैमेज सेल्स इन टिश्यूज़ आर रिप्लेस्ड बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. कि अब जो ओल्ड सेल्स होते हैं यानी फंक्शन परफॉर्म करते रहे सेल्स और कुछ अरसे बाद वो ओल्ड हो गए, वो उतनी एफिशिएंसी से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उनको बॉडी रिप्लेस कर देता है. फॉर एग्जांपल RBCs जो हैं वो 3 मंथ्स के बाद रिप्लेस हो जाते हैं. इसी तरह हमारे पूरे बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिन्यू होते रहते हैं. जो ओल्ड सेल्स हो जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है और उसको रिप्लेस करके नए सेल्स आ जाते हैं. तो टिश्यूज़ के अंदर जो डैमेज सेल्स होते हैं या फिर ओल्डर सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं नए सेल्स, और वो किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं? माइटोसिस के थ्रू. अब नेक्स्ट इज़ द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक्स डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डरली कंट्रोल्ड माइटोसिस. कि अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं सिंगल सेल से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं जो कि जाइगोट होता है. तो माइटोसिस का प्रोसेस होता है और एक ऑर्डरली प्रोसेस है जिसमें पहले क्या होगा? सेल्स बनेंगे, मल्टी सेलुलर बॉडी बनेगी, फिर उससे डिफरेंट
सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टिश्यूज़ का पार्ट्स बनेंगे, उससे ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। फिर उसके बाद क्या होगा? ये जो एम्ब्रियो बन जाएगा, ये छोटा सा टाइनी ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसमें ग्रोथ होगी, ये मैक्सिमम साइज अटेन करेगा, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो सॉरी, इसको ग्रोथ कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं जाइगोट से एक एम्ब्रियो या ऑर्गेनिज्म का बनना। तो ये सारा जो प्रोसेस है कि सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी बनी, पूरे ऑर्गन्स बने, टिश्यूज़ बने, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस ऑर्गेनिज्म का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, उसमें ग्रोथ हुई, वो मैच्योर हुआ। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? माइटोसिस पे। फिर इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्निक्स हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग, तो वो भी क्या होता है? क्लोन क्या होता है? सिमिलर सेल्स की एक मास होती है, एक सेल से हम पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं या फिर टिश्यूज़ ग्रो करवाते हैं एक सिंगल सेल से। तो ये सारा प्रोसेस भी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? माइटोसिस पे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैंसर। नॉर्मल बॉडी सेल्स ग्रो, डिवाइड एंड डाई इन ऑर्डरली फैशन। कि अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं उनके बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से, एक ऑर्डर और तरतीब से क्या होता है? नए सेल्स बनते रहते हैं, वो ग्रो करते हैं, और फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, या फिर क्या होता है? वो डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं। अब कैंसर में क्या होता है? कैंसर सेल्स आर डिफरेंट बिकॉज दे डू नॉट डाई, दे जस्ट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड इन अ डिसऑर्डरली फैशन। कि कैंसर सेल जो है नॉर्मल बॉडी सेल से किस तरह से डिफरेंट है कि ये नहीं होता कि वो डिफ्रेंशिएट हों, अपना फंक्शन परफॉर्म करें, फिर डेथ हो जाए, उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स आ जाएं। बल्कि क्या होगा कि एक सेल जो है वो डिवाइड होगा, फिर उसके बाद वो मैक्सिमम साइज अटेन करेगा, फिर से डिवाइड होगा। इस तरह से चाहे बॉडी की को ज़रूरत है या नहीं है, सेल्स जो हैं अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होते रहते हैं। और क्या होगा? एक टिश्यू के अंदर एक ट्यूमर बन जाएगा, एक लोकलाइज्ड मास बन जाएगी सेल्स की। अब इसको कैंसर को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैंसर इज़ अ डिजीज़ वेयर द सेल ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल एंड इन्वेड एंड इरोड एंड डिस्ट्रॉय नॉर्मल टिश्यूज़। कि कैंसर ऐसी डिजीज़ है जिसमें सेल जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करते हैं। वो इन्वेड करना का मतलब होता है किसी और जगह पे जाके रहना शुरू कर देना, तो वहाँ दूसरे टिश्यूज़ को इन्वेड कर लेते हैं, इरोड करते हैं, उनमें तोड़ फोड़ करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं नॉर्मल टिश्यूज़ को। यानी नॉर्मल टिश्यू में जितने सेल्स हैं उससे बहुत सारे सेल्स आ गए, तो वो टिश्यूज़ की ब्रेकअप हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया। इस कैंसर की एक सेकंड डेफिनेशन क्या है? एन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। के अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, माइटोसिस पे कंट्रोल लूज़ कर देता है सेल। नॉर्मली माइटोसिस जो है बॉडी की नीड्स के मुताबिक या टिश्यू में जब नए सेल्स चाहिए तो उस वक्त सेल्स में होती है, लेकिन ये क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। और कैंसर इज ग्रुप ऑफ डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन abnormal ग्रोथ एंड पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। के कैंसर जो है इस एक ऐसी डिज़ीज़ को हम कहेंगे जिसमें सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, और इन सेल्स में ये पोटेंशियल है कि वो किसी भी टिश्यूज़ में जाके सेटल हो जाते हैं और फिर वहाँ से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं, एक टिश्यू के सेल दूसरे टिश्यू के सेल में मिक्सअप नहीं होते, बल्कि क्या है? बॉडी की लिमिटेशंस हैं जिनको वो क्रॉस नहीं करते कि हर टिश्यू ने अपने बाउंड्री के अंदर रहना है, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। लेकिन कैंसर के केस में ये होता है कि ये बॉडी की लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं, बॉडी का जो कंट्रोल है वो लूज़ हो जाता है, सेल की डिवीजन पे भी और सेल के स्प्रेड पे भी। सेल जो है वो कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होते हैं। जिस जगह पे एक सिंगल सेल में म्यूटेशन हुई, उसने अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होना शुरू किया, तो सिंगल सेल से बहुत सारे सेल का क्लोन बन गया, वहाँ पे टिश्यू में एक ट्यूमर बन गया, और वहाँ से फिर ये मूव करके बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू दूसरे बॉडी के पार्ट्स में जाके सेटल हो जाते हैं और वहाँ भी डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से टिश्यूज़ को इरोड करते हैं, यानी उनमें डैमेज काज करते हैं, और वहाँ पे बाज़ दफ़ा ये वूंड्स भी काज कर देते हैं। नेक्रोसिस, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, वूंड्स बन जाते हैं। तो ट्यूमर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। सारे ट्यूमर्स जो हैं वो कैंसर सेल्स नहीं होते। ये डायग्राम दिखाई हुई है ट्यूमर किस तरह से बनता है। फर्स्ट वाले में नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी के,
और सेकंड में क्या है कि एक सिंगल सेल जो है वह एबनॉर्मली डिवाइड होता गया और उस लोकलाइज जगह पे क्या बन गया, एक ट्यूमर बन गया। तो ट्यूमर की डेफिनेशन क्या है, अ स्वेलिंग of a part of body generally without inflammation caused by an abnormal growth of tissue with whether begin or malignant। कि अब स्वेलिंग होती है बॉडी के किसी पार्ट में भी, यानी वहाँ पे सेल्स डिवाइड हुआ है ना, लोकलाइज्ड एक ग्रुप बन गया सेल्स का, तो उसको ट्यूमर कहेंगे। और नॉर्मली ट्यूमर्स जो होते हैं वो विदाउट इन्फ्लेमेशन होते हैं, इन्फेक्शन और स्वेलिंग किसी जगह पे हो जाना, ज़ख़म बन जाना, तो इन्फ्लेमेशन नहीं होती जो नॉर्मल ट्यूमर्स होते हैं उसमें, जो कि बिगिन ट्यूमर्स होते हैं। और जब ये ग्रो करके टिश्यूज़ को इन्वेड करते हैं तो कुछ ट्यूमर्स जो हैं वो उसी टिश्यू के अंदर रहते हैं, वो स्प्रेड नहीं होते, उनको बिगिन ट्यूमर्स कहते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो होते हैं जो कि इस एक टिश्यूज़ के अंदर बने और वहाँ से फिर कुछ सेल जो है माइग्रेट करके दूसरे टिश्यूज़ में और दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स में स्प्रेड हो गए। ये डेफिनेशन दी हुई है ट्यूमर्स की। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं, स्प्रेड टू अदर एरियाज़ इन द बॉडी के ऐसे ट्यूमर जो कि जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए थे वहाँ से उसके कुछ सेल जो थे वो माइग्रेट करके बॉडी के दूसरे एरियाज़ में चले गए और वहाँ पे जाके भी उन्होंने ट्यूमर बना दिए। और बिगिन ट्यूमर्स स्टे इन वन प्लेस। तो कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो लोकलाइज्ड होते हैं, जहाँ पे वो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हुई, वहाँ एक छोटा सा ट्यूमर बन गया और वो वहीं पे रहेगा हमेशा, कभी भी वो दूसरे टिश्यूज़ में स्प्रेड नहीं होगा। ये कंपैरिजन दिया हुआ है मैलिग्नेंट ट्यूमर का और बिगिन ट्यूमर का। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर वाला ट्यूमर होता है, बिगिन जो है वो बाज़ दफ़ा बॉडी में छोटी छोटी रसौलियाँ बन जाती हैं, उनको बिगिन ट्यूमर्स कहते हैं। वो उसी जगह पे रहती हैं जहाँ पे बनी थी, किसी और जगह पे नहीं जाती। तो अब जो मैलिग्नेंट है ये वो वाला ट्यूमर है जो कि कैंसर का है, और बिगिन ट्यूमर क्या है, वो वाली ट्यूमर है या रसौली है जो कि एक जगह पे एक टिश्यू में बनी है और वहीं से सर्जिकली रिमूव भी कर सकते हैं। अगर वो कोई हार्म काज नहीं कर रही तो उसको रिमूव भी नहीं करते। तो इसमें क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत रैपिड होता है, रैपिडली सेल डिवाइड होते हैं और फिर उस टिश्यू को भी डैमेज करते हैं और फिर दूसरे टिश्यूज़ के अंदर ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो दूसरे ऑर्गन्स में भी जाके इन्वेड करते हैं। बिगिन ट्यूमर में सेल्स की डिवीजन जो है या ग्रोथ का रेट बहुत स्लो होता है। नेचर ऑफ ग्रोथ क्या होती है कि इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज़, कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो अपने इर्द गिर्द के टिश्यूज़ जो है उनके अंदर उस जगह बना लेता है या उनको उन टिश्यूज़ के अंदर जाके रहता है। बिगिन ट्यूमर एक्सपैंड्स इन सेम टिश्यू के। बिगिन ट्यूमर जो है जिस टिश्यू में बना, एक छोटी सी रसौली बनी, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो होती गई या फिर उसकी ग्रोथ रुक गई तो वो वहीं पे रहती है, वो किसी और जगह पे नहीं जाती। अब स्प्रेड क्या है, मेटास्टेसिस वाया द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। मेटास्टेसिस मैंने पहले भी बताया है कि ट्यूमर अगर जो है उसके सेल्स ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएं और फिर वहाँ से वो किसी और ऑर्गन में जाके एक और ट्यूमर बना दें तो उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल जो हैं वो उसके कुछ सेल जो हैं ब्लड स्ट्रीम या फिर लिम्फेटिक सिस्टम भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, टिश्यू फ्लूइड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसके सेल्स मेटास्टाइज करते हैं किस चीज़ प्रोसेस के थ्रू, ब्लड के थ्रू या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू माइग्रेट करके दूसरे ऑर्गन्स में जाके सेटल होकर वहाँ पे ट्यूमर बनाते हैं। और बिगिन ट्यूमर डज नॉट स्प्रेड, कि बिगिन ट्यूमर के सेल्स जो हैं वो उसी जगह पे रहते हैं जिस टिश्यू में वो ओरिजिनेट हुए थे, वहाँ से कहीं और नहीं जाते। अब सेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टिश्यूज़ में सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मसल्स के सेल जो हैं वो और शेप के हैं, नर्व सेल्स जो हैं वो उससे डिफरेंट शेप के हैं, एपिथेलियल सेल जो हैं वो डिफरेंट शेप्स के हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, लेकिन बेसिकली एक ही टाइप के सेल में स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और डिफरेंट टाइप के सेल्स बने, इसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो हमारा जो एक ऑर्गन है उसमें डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं और डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज़ के सेल्स बनते हैं। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, बल्कि क्या है कि सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं, वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, कोई उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आती। और बिगिन ट्यूमर जो होता है जिस टिश्यू में होता है तकरीबन उसी तरह के इसके सेल्स होते हैं। तो ये नॉर्मली ही लुक करता है, इसमें नॉर्मल जो सेल्स हैं उस टिश्यू के उसी तरह की डिफ्रेंशिएशन हुई होती है, उस तरह की स्ट्रक्चर होती है सेल्स की। ये भी डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है कि ये फर्स्ट वाला जो है ये बिगिन ट्यूमर है,
एक ट्यूमर बना हुआ है स्किन के सरफेस के नीचे, और इसके इर्द गिर्द जो है ये एक्सपैंड हुआ, इसकी ग्रोथ हुई, लेकिन नॉर्मल टिश्यूज़ को इसने डैमेज नहीं किया। इसके इर्द गिर्द अपना एक कैप्सूल बन गया और इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ रही, होमोजीनियस है, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आई। अब सेकंड टाइप का जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसमें देखें कि सेल्स जो थे नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर तक चले गए। यहाँ पे नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है कि सेल्स की डेथ हो जाना, ज़ख़म सा बन जाना। और फिर उसके बाद हेमरेज क्या होता है कि जब टिश्यू नॉर्मल है उसमें सेल्स इन्वेड कर रहे हैं तो उन्होंने ब्लड वेसल्स को ब्रेक कर दिया, वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हुई, तो इसको हेमरेज कहते हैं। तो जिस टिश्यू के अंदर कैंसर सेल ग्रो करता है वहाँ पे नेक्रोसिस भी होती है, हेमरेजिस भी होती हैं, और फिर इसके सेल्स जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू माइग्रेट करके दूसरे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में भी जाते हैं। तो ये सेकंड वाला जो है स्किन की अल्सरेशन भी हो गई, अल्सर बन गया, वहाँ पे ज़ख़म बन गया, वहाँ पे नेक्रोसिस भी है, सेल्स की डेथ भी हो रही है, हेमरेज भी है, ब्लीडिंग भी इंटरनल हो रही है, और इन्वेजन भी हो रही है कि सेल जो कैंसर के सेल्स हैं वो नॉर्मल टिश्यूज़ को इन्वेड कर रहे हैं, और इसके अलावा ये माइग्रेट करके दूसरे ऑर्गन्स में भी जा रहे हैं। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बी वाला, ए वाला जो है ये बिगिन ट्यूमर है। अब इसकी डेफिनेशन दोबारा से यहाँ लिखी हुई है कि बिगिन ट्यूमर रिमेन्स कन्फाइंड टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन, नीदर इन्वेडिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ नॉर स्प्रेडिंग टू डिस्टेंट बॉडी साइड्स। कि बिगिन ट्यूमर जो होता है वो जिस जगह पे उसकी ओरिजिन हुई है वो उसी जगह पे रहता है, ना तो वो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ में इन्वेड करता है, यानी उनके अंदर भी नहीं घुसता, इन्वेड करना का मतलब होता है घुसना, और ना वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स या दूसरी साइड्स जो उस टिश्यू से दूर हैं उनमें जाके स्प्रेड होता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ कैपेबल ऑफ बोथ इन्वेडिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू एंड स्प्रेडिंग थ्रू आउट द बॉडी वाया द सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम, और इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है कि एक तो ये जिस टिश्यू में जहाँ से ओरिजिन हुई है उस टिश्यू के अंदर ये घुस गया है, फिर इसके अलावा इसने क्या किया है कि वहाँ से इसके सेल लूज होकर लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में जाके स्प्रेड हो गए, यानी इसमें मेटास्टेसिस हो गई, और वहाँ पे जाके भी इसने कैंसर के ट्यूमर्स बना दिए या कैंसर काज कर दिया। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है मेटास्टेसिस की। मेटास्टेसिस मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, स्प्रेडिंग ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर टू अदर ऑर्गन्स और टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। कि अब ये जो फर्स्ट वाला ए वाली डायग्राम है इसमें देखें कि नॉर्मल स्किन दिखाई हुई है, एपिथेलियल लाइनिंग है, इसके नीचे जो है वो बेसल लेयर है, नीचे एक मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर नीचे जो है स्किन के मसल्स हैं। तो अब देखें कि अगर एक यहाँ पे एक सिंगल सेल जो है उसमें अब नॉर्मल सेल डिवीजन हुई, ये रेड वाला जो है सेल वो दिखाए हुए हैं कि इसमें अब नॉर्मल ग्रोथ शुरू हुई है। तो अब इन्होंने पूरे जो सेकंड बी डायग्राम में इसमें देखें कि ये स्प्रेड हो रहे हैं, इसी टिश्यू में स्प्रेड हो रहा है, फिर इसके बाद इसने पूरा इस एपिथेलियल लेयर को इन्वेड कर दिया, फिर उसके बाद बॉडी की जो लिमिटेशंस हैं कि नॉर्मल टिश्यू, एक टिश्यू के सेल दूसरे टिश्यू में नहीं जाते, तो इस लिमिटेशंस को और बॉडी के चेक्स को इसने परवाह नहीं की, और ये दूसरे टिश्यूज़ के अंदर इसके सेल्स चले गए, और यानी इसमें मेटास्टेसिस होगी। मेटास्टेसिस का क्या मतलब होता है कि एक टिश्यू से जो सेल्स हैं एक टिश्यू के, वो दूसरे टिश्यूज़ के अंदर जाके वहाँ पे इन्वेड करें, तो इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट इज़ द कॉजेज़ ऑफ कैंसर। के कैंसर की कॉज क्या होती है, किस वजह से कैंसर होता है। अब डिफरेंट टाइप्स के हमारे एनवायरनमेंट में केमिकल्स होते हैं, जैसे कि लैब में बेंजीन वगैरह है या ज़ाइलिन है, तो ये केमिकल्स भी कैंसर काज करते हैं, यानी नॉर्मल सेल्स में ये इस तरह की म्यूटेशंस काज करते हैं कि वो सेल जब उनमें माइटोसिस होती है तो अनकंट्रोल्ड मैनर में माइटोसिस होती है, कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं। ये नहीं कि जितनी बॉडी को नीड्स हैं उसके मुताबिक वो डिवाइड होकर डिफ्रेंशिएट होकर कोई फंक्शन परफॉर्म करें, बल्कि क्या होगा, सेल जो है वो डिवाइड होगा, फिर से डिवाइड होगा, फिर से, यानी सेल साइकिल उसमें कंटिन्यू करता है। तो उसके सेकंड रीज़न इज़ ड्रिंकिंग एक्सेस ऑफ अल्कोहल। बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो अल्कोहल जो है ये भी सेल्स में, नॉर्मल सेल्स में इस तरह की म्यूटेशंस काज करता है जिससे कैंसर होता है। फिर है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स सच एज पॉइजन्स एंड मशरूम्स। के हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी टॉक्सिन्स होती हैं जो कि कैंसर काज करती हैं। फॉर एग्जांपल आजकल जो हम यूज़ करते हैं ये प्लास्टिक के बर्तन, इनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पेंट जो होता है प्लास्टिक, गर्म खाना जब इसमें डालते हैं तो वो क्या होगा, हमारी फूड के
थ्रू हमारे ब्लड बॉडी में जाएगा और वहाँ जाके कैंसर काज करेगा। इसी तरह जो प्लास्टिक के शॉपर होते हैं उनके अंदर गर्म दूध डाल देते हैं, गर्म खाना डाल के हम बाज़ार से ले आते हैं, तो वो जो प्लास्टिक गर्म खाने के अंदर मिक्सअप हो जाता है वो भी एक पॉइजनस मटेरियल है या टॉक्सिन है और वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर काज करता है। इसके अलावा मशरूम्स भी कुछ इस तरह की टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं। हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि पीनट्स जो हैं या कई बहुत सारी फूड्स हम रख देते हैं उसमें फंगस ग्रो कर जाती है और उसको अगर हम खा लें तो उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स होती हैं जो कैंसर काज करती हैं। कैंसर काज करने वाले मटेरियल को कहते हैं कार्सिनोजेनिक मटेरियल विच काजेज कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोजेनिक मटेरियल। नेक्स्ट कॉज इज़ द एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर कि अगर हम सनलाइट में ज़्यादा जाएंगे हमारी स्किन के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं सोलर रेडिएशंस आएंगी तो वो भी हमारी स्किन के सेल में म्यूटेशंस काज करेंगी जिसकी वजह से नॉर्मल सेल जो हैं वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं कि जीन्स इस तरह के सेल किसी सेल में हों जिसकी वजह से वो डिवीजन पे कंट्रोल लूज़ करे, अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड हो और कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट रीज़न इज़ ओबिसिटी। ओबिसिटी कहते हैं मोटापे को, तो मोटापे की वजह से भी कैंसर हो जाता है। फिर रेडिएशंस जैसे हार्मफुल रेडिएशंस, एक तो सोलर रेडिएशंस होती है ना, इसके अलावा जैसे एक्स रेज़ हैं या फिर हम माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं घरों में, तो इनकी रेडिएशंस जो हैं वो भी कैंसर काज करती हैं। और लास्ट रीज़न इज़ वायरसेस के कुछ इस तरह के वायरसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एड्स का वायरस है या फिर हेपेटाइटिस का वायरस है जो कि लिवर कैंसर काज करता है, तो कुछ वायरसेस भी ऐसे हैं जो कि कैंसर काज करते हैं। नेक्स्ट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के कैंसर को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहला तो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर सर्जरी है कि सर्जिकली जहाँ पे ट्यूमर है अर्ली स्टेज पे उसको फ़ौरन ही वो सारे के सारे सेल्स हम रिमूव कर दें। सेकंड इज़ द कीमोथेरेपी के केमिकल्स के थ्रू कैंसर सेल्स को टारगेट किया जाए और किल किया जाए। नेक्स्ट इज़ द रेडिएशंस, टारगेटेड रेडिएशंस जो है वो अप्लाई की जाए कैंसर के ट्यूमर के ऊपर या कैंसर सेल्स के ऊपर और उनको किल किया जाए। नेक्स्ट इज़ द टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट्स के कुछ इस तरह के भी ट्रीटमेंट्स हैं कि वो बॉडी में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सिर्फ जाके कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं। इसमें फर्स्ट है स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स के छोटे मॉलिक्यूल्स के इनहिबिटर्स इस तरह के होते हैं जो कि कैंसर सेल जो हैं वो ग्रो नहीं करते बल्कि क्या होता है कि ग्रोथ से पहले ही कंटिन्यूसली उनमें क्या होता रहता है, सेल साइकिल डिवाइड होते रहते हैं अनकंट्रोल मैनर में। तो उन ऐसे सेल्स को जाके मॉलिक्यूलर इनहिबिटर्स ऐसे सेल्स को जाके टारगेट करेंगे जो कि कैंसर सेल्स हैं। फिर कुछ एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं जो कि कैंसर सेल्स को किल करती हैं। फिर सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी है कि ऐसी इम्यूनोथेरेपी जिसमें सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट किया जाता है। और लास्ट इज़ द जीन थेरेपी। अब सर्जरी जो है फर्स्ट ट्रीटमेंट है इन लोकलाइज कैंसर। सर्जरी टिपिकली अटेम्प्ट्स टू रिमूव द एंटायर मास कि पूरे बॉडी में जो कैंसर का जो ट्यूमर है या पूरा मास है कैंसर का उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट वाला टॉपिक आपका इंक्लूडेड नहीं है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं कि सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। टेम्परेरी फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं सच एज फीवर एंड चिल्स, मसल एक्स हैं, वीकनेस है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड डायरिया। कि इस ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे फ्लू हो गया, फीवर होगा, बुखार हो जाएगा। चिल्स का क्या मतलब है कि सर्दी लगेगी, मसल एक्स बॉडी के मसल्स में पेन होगी, वीकनेस फील होगी। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या होता है कि भूख कम लगेगी या भूख ख़त्म हो जाएगी और डायरिया हो जाएगा। कीमोथेरेपी जो है इसमें ड्रग्स यूज टू किल कैंसर सेल्स डिस्टर्ब सम एस्पेक्ट्स ऑफ सेल डिवीजन कि कुछ ड्रग्स स्पेसिफिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, केमिकल्स होते हैं जो, और वो कैंसर सेल्स जो हैं उनमें सेल डिवीजन के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं और कैंसर सेल जो है वो डिवाइड नहीं होता। अब इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट बॉडी पे क्या होते हैं कि ये टॉक्सिक टू हेल्दी सेल्स हैं कि हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं उन पे भी जाके ये केमिकल इफ़ेक्ट करते हैं, उनके लिए भी हार्मफुल हैं। इसके अलावा हमारे हेयर्स, बोन्स, मैरो, लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग, इन सब को ये इफ़ेक्ट करते हैं। और इसमें क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं
हेयर लॉस हो जाता है कैंसर के सेल में। देखें जब कीमोथेरेपी करवाते हैं तो क्या होता है कि उन पेशेंट्स के जो पूरे बॉडी के हेयर जो है वो लूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा नोज़िया होता है, मतली महसूस होना, कि ऐसे महसूस होता है दिल ख़राब हो रहा है, वॉमिटिंग होने वाली है। फिर नेक्स्ट है वॉमिटिंग, कि इनको वॉमिटिंग भी होती है, उल्टी भी आती है। रिड्यूस इम्यून रिस्पॉन्सेज, और बॉडी में इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। अब नेक्स्ट इज़ द रेडिएशन थेरेपी, कि इसमें रेडिएशंस के थ्रू कैंसर सेल्स को टारगेट किया जाता है और किल किया जाता है। हाई एनर्जी रेज आर यूज टू किल कैंसर सेल्स, के स्पेसिफिक रेडिएशंस होती हैं हाई एनर्जी रेज जो कि कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग, कि इन रेडिएशंस की वजह से कैंसर के सेल जो हैं उनमें ग्रोथ का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं। रेडियोथेरेपी इज़ लोकल ट्रीटमेंट, इट कैन इफेक्ट कैंसर सेल्स ओनली इन द ट्रीटेड एरिया, कि जिस रेडियोथेरेपी जो है एक स्पेसिफिक एरिया में ही हम रेडिएशंस अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कैंसर सेल का ट्यूमर है उसके ऊपर। अगर वो नॉर्मल बॉडी पे जाएंगी तो उनको भी हार्मफुली इफेक्ट करेंगी। इस वजह से ये लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट है, कि सिर्फ उस लोकलाइज्ड एरिया पे जहाँ पे एक कैंसर के सेल्स की मास है उसको ही हम टारगेट कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? टायर्डनेस, की थकावट महसूस होती है रेडिएशन की थेरेपी के बाद। स्किन रिएक्शंस हो जाते हैं सच एज रैशेस और रेडनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, कि स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं, रेड हो जाती है स्किन। और इसमें भी क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। टेम्परेरी लॉरिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल काउंट, कि ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है जिससे इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अब प्रिवेंशन, कि हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले क्या है? ईटिंग हेल्दी डाइट, कि हमें हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ऐसी डाइट जिसमें टॉक्सिन्स हों या इस तरह के फूड एडिटिव्स ऐड किए हों जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, जैसे कि डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं या फ्लेवर्स आर्टिफिशियल ऐड करते हैं या प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं फूड्स में, वो वाली फूड्स नहीं हमें लेनी चाहिए। फ्रेश ऑर्गेनिक फूड लेनी चाहिए और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। फिर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, के प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली, ताकि बॉडी जो है उसका वेट कंट्रोल में रहे, ओबेसिटी ना हो। और ओबेसिटी से आप लोगों ने पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, मोटापा होगा, बॉडी का वेट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो उससे भी कैंसर हो सकता है। फिर लिमिटिंग अल्कोहल, कि अल्कोहल बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो उसको भी लिमिट करना चाहिए। हमारे मज़हब में भी नहीं है कि अल्कोहल लें, लेकिन फिर भी लोग कौन सा मज़हब को मानते हैं। और बहुत सारी दुनिया में जो लोग हैं उनके मज़हब में चाहे इजाज़त नहीं है फिर भी वो ड्रिंक करते हैं, तो अल्कोहल भी कैंसर की एक कॉज है। फिर मेंटेनिंग द हेल्दी वेट, कि बॉडी का जो वेट है वो एक हेल्दी जो वेट का चार्ट है उसके मुताबिक उस लिमिट के अंदर रहना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। मिनिमाइजिंग योर एक्सपोजर टू रेडिएशंस एंड टॉक्सिक केमिकल्स, के बॉडी का जो एक्सपोजर है वो हार्मफुल रेडिएशन की तरफ से नहीं होना चाहिए और टॉक्सिक केमिकल जो हैं वो हमारे बॉडी में नहीं जाने चाहिए। नॉट स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको, के स्मोकिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। और तंबाकू जो है, बहुत सारे लोग नस्वार वगैरह खाते हैं तो इससे भी माउथ का कैंसर होता है, तो ये भी नहीं, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और फिर रिड्यूसिंग सन एक्सपोजर, स्पेशली इफ़ यू बर्न ईजीली, कि अगर सन बर्न जिन लोगों को होता है, स्किन जल जाती है धूप में जाने से, जिनका स्किन का कम्प्लेक्शन बहुत इस तरह का होता है कि वो रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपने बॉडी को, तो उनको सन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि रेडिएशन जो है वो स्किन कैंसर काज करती हैं। अब कंक्लूजन्स क्या हैं? कि कैंसर इज़ द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। पहली काज कैंसर की डेथ की क्या है? हार्ट डिजीज़ है। सेकंड काज जो है वो क्या है? कैंसर है। तो अगर हमने कैंसर से बचना है तो उसके लिए एक पहले तो हमें सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए। सेकंड क्या है कि हमें रेगुलर चेकअप्स करने चाहिए, एग्जामिनेशंस होने चाहिए कि अगर डिज़ीज़ हो गई है तो फिर उस डिज़ीज़ को कैसे टाइमली कंट्रोल किया जाए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए। और ट्रीटमेंट किस चीज़ के थ्रू होना चाहिए? रेडिएशन थेरेपी के थ्रू, इम्यूनोथेरेपी के थ्रू, जीन थेरेपी और कीमोथेरेपी के थ्रू। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।